श्री ब्रजेश सिंह जी, श्री दिनेश खटीक जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ल जी, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारीगण, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के सभी लाभार्थीगण, स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण अभियान और अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के सभी यहां पर उपस्थित लाभार्थीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भारत के इतिहास की आधारभूमि मेरठ में 1 मिनट में आप सबके साथ लीड लगा बनाने का क्या हुआ? एम्बुलेंस से जा रही है। रुक जाओ माइक लगा रहा हूँ। आईडी लगाओगे? इसकी अपनी पौराणिक आईडी लगानी है? हाँ जी। और ऐतिहासिक पहचान है। यहाँ का ओवर इतिहास की आधारभूमि मेरठ में आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरठ इसकी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान है। यहां का ओघड़ नाथ बाबा का मंदिर ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, ये केवल एक आस्था का केंद्र बिंदु नहीं है। भारत की आजादी के अमृत को जगाने वाला, भारत की स्वाधीनता की लौ को आगे बढ़ाने वाला एक राष्ट्रीय एकीकरण का भी केंद्र बिंदु है। धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में देश की आजादी की क्रांति की लौ यहीं से प्रज्वलित हुई होती है। माता जी वाल्मीकि के नेतृत्व में गांव-गांव में इस चिंगारी को आगे बढ़ाने का काम होता है और इसीलिए इस क्रांति धरा को कोटि-कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी लाभार्थियों को जो शासन की इन सभी योजनाओं का लाभ जिन्हें हमारे जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्र में लेकर के आते हैं और आज उससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्ष के अंदर भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं का केंद्र बिंदु व्यक्ति, परिवार, जाति, मत और मजहब को नहीं, क्षेत्र और भाषा को नहीं, बल्कि देश के गांव को, गरीब को, युवा को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जो संकल्प आज से 8 वर्ष पहले लिया था, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं।
कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें विगत 8 वर्ष के अंदर कार्य न हुआ हो? पीएम स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की योजना हो, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, महिलाओं के कल्याण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, या फिर लोक कल्याणकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी योजना हो, या फिर महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मातृवंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, श्रमिकों के लिए या फिर समाज के प्रत्येक तबके के लिए हो, या हमारे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी अभिनव योजनाएं आजाद भारत ने पहली बार शासन की योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से अपने खाते तक पहुंचते हुए देखा है। यह चमत्कार जो आज हुआ है, यह तब जब डिजिटल इंडिया की क्रांति का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला, और उसी डिजिटल क्रांति की योजनाओं से लाभान्वित 2 लाभार्थी समूह को यहां पर आज आमंत्रित किया गया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। अभी 15 अगस्त 2022 को इस देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हर व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि हम सब अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को अपनी आंखों के सामने देखें। प्रधानमंत्री जी के विजनरी संबोधन को हम लोगों ने सुना है, और आगामी 25 वर्ष की उस कार्य योजना को जो अमृत काल के लिए जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय जिन लोगों की उम्र 50 वर्ष की होगी वे 75 वर्ष क्रॉस कर चुके होंगे। जो लोग अभी युवा हैं, ये युवा उस समय अपने अधेड़ उम्र में जाकर के समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया कर रहे होंगे, और उस समय की एक व्यापक कार्य योजना, आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना प्रधानमंत्री जी ने आप सबके सामने प्रस्तुत की है, पूरे देशवासियों के सामने प्रस्तुत की है। और उस कार्य योजना का जो महत्वपूर्ण आयाम हो सकता है, वह कैसे परिवर्तनकारी हो सकता है, हमने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देखा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, आपने देखा होगा बेहतरीन प्रबंधन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के सामने अपनी प्रबंधन क्षमता का लोहा मनवाया है। आज WHO हो या दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा शक्तिशाली देश, वह भारत के कोविड प्रबंधन की सराहना करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कोविड प्रबंधन की सराहना करता है। कारण साफ है, आप देख सकते हैं भारत की आबादी 135 करोड़ की, 135 करोड़ लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हर व्यक्ति जी रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के साथ जीने, बोलने, आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है भारत के अंदर। और उस सब के बावजूद कोविड प्रबंधन में आपने देखा होगा कि भारत के 135 करोड़ लोगों ने जिस राष्ट्रीय अनुशासन का परिचय इस दौरान दिया, उसका परिणाम बेहतर कोविड प्रबंधन के रूप में देश के सामने देखने को मिला। ये बेहतरीन कोविड प्रबंधन इसी रूप में था।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता कर्फ्यू रहेगा, पूरा देश जनता कर्फ्यू के साथ जुड़ा है। पार्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हो सकती हैं, देश में अलग अलग रूप रंग वेशभूषा खान पान रहन सहन हो सकता है, जाति मत मजहब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब भारत की बात आएगी उत्तर से दक्षिण तक पूरब से पश्चिम तक भारत एक स्वर में बोलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत ने एक स्वर में बोल करके उस दौरान यह साबित कर दिया था जब 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ था। पूरे देश ने तय कर लिया था कि कोरोना को हम मात देंगे और आपकी इसी जिजीविषा ने कोरोना जैसी महामारी को भारत के अंदर लगभग परास्त करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यह सामूहिकता का टीम वर्क का परिणाम है। यही तो टीम वर्क है। जिस टीम वर्क का कहीं अभाव अगर अमेरिका और यूरोप में देखने को मिला तो वे फेल होते हुए दिखाई दे, कोरोना के सामने पस्त होते हुए दिखाई दे। अमेरिका की कुल आबादी भारत की आबादी की 1/4, लेकिन कोविड से मौत भारत से दुगनी होती है अमेरिका में। और यही है बिना भेदभाव के 200 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत के अंदर मिल जाना, फ्री में मिल जाना, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था, यह पहली बार हुआ। और यह किसी भी सरकार की उस कार्य पद्धति को प्रदर्शित करता है कि वह तकनीक का ही उपयोग नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सरकार की संवेदनशीलता का भी प्रदर्शन करने की एक अग्नि परीक्षा थी कोरोना। और सरकार की कार्य योजनाओं ने उस अग्नि परीक्षा में खरा उतर करके भारत की जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत झोंक करके जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो अभिनव प्रयास किया, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम सफल इसलिए थे क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय अनुशासन था। हम सफल इसलिए थे क्योंकि हम तकनीक को भी अपनाने के लिए तैयार थे और आवश्यकता पड़ेगी तो तकनीक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से हर व्यक्ति के खाते में पैसा जाता हुआ दिखाई दिया। और इसीलिए जो तकनीक का क्या उपयोग है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि आज जिन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को यहां पर आमंत्रित किया गया है उसमें एक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है। भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है। आज भी हमारी लगभग 65 से लेकर 70% आबादी पूरे देश की गांवों में निवास करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो आवास थे वे आवास गांव की आबादी के जमीन पे बने हुए थे। अगर किसी गरीब का मकान अगर पुराना होने के कारण, किसी आपदा के कारण गिर गया तो वह दोबारा वहां पर अपना मकान बनाने के लिए उसको बड़ी कवायद करनी पड़ती थी। कभी कभी दमंग उस पर कब्जा कर लेते थे, भूमाफिया कब्जा कर लेते थे, गलत लोग सत्ता में काबिज हैं तो वे लोग गरीब का जीना हराम कर देते थे। और इसीलिए योजना चलाई कि जहां पे जिसका आवास हो ग्रामीण क्षेत्र में उसको उस जमीन का मालिकाना अधिकार भी मिले। और इस दृष्टि से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। पहली बार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में ड्रोन से गांव-गांव का सर्वे करवाया। सर्वे कराने के बाद फिर नक्शे के अनुसार उस गांव में जाकर के चूना छिड़क करके उसकी पूरी मैपिंग करवाई। फिर ग्राम पंचायत की खुली बैठक हुई और फिर उस प्रस्ताव के बाद फिर घरौनी तैयार होती है और घरौनी तैयार होकर के फिर जिसका जहां पे मकान है उसको वहां का मालिकाना अधिकार देने का कार्रवाई भी शुरू हुई। अब तक हम 34 लाख से
ग्रामीण आबादी को 34 लाख से अधिक परिवारों को ये मालिकाना अधिकार दे चुके हैं और हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश की सभी परिवारों को इस सुविधा से हम आच्छादित कर देंगे, कोई भी उससे वंचित नहीं रह पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में आदि से अधिक विवादों का समाधान तकनीक के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक और काम, हमारा युवा स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हमारा युवा भी स्मार्ट क्यों नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के युवा में तो अपार संभावना है, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। हम कहीं जाते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी आबादी बहुत बड़ी है यूपी की। मैं कहता हूं तो परेशानी आपको क्यों हो रही है? ये 25 करोड़ की आबादी पर हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, और ये 25 करोड़ की आबादी हमारे लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि हम देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा युवा है, मेरे प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा है, सबसे अच्छे युवा हैं, सबसे ऊर्जावान युवा हैं और सबसे प्रतिभाशाली युवा मेरे पास यूपी के अंदर हैं। लेकिन उस युवा को भी समय के अनुरूप लेके चलना है, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया 2 प्रकार की स्कीम। तो मेरठ से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं आप, जहां पर वो छात्रों को टैबलेट बांट रहे हैं, मौजूदा सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाओं को रफ्तार दी जा रही है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में कैसे काम किया जा रहा है, उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी कैसे उत्तर प्रदेश की ताकत बन जाए, इस दिशा में काम किया जा रहा है, इसका भी वो जिक्र कर रहे हैं। फिर उन्हें सुरक्षित रूप से घरों तक पहुंचाने का काम हुआ, तो हमने उस समय उनकी स्किल मैपिंग करवाई। स्किल मैपिंग के माध्यम से उनको रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया गया। ये सभी कार्यक्रम होता रहे। मुझे उस समय एक और चीज देखने को मिली कि स्किल मैपिंग हो या ऑनलाइन एजुकेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने या टेली मेडिसिन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने, इन सब के तकनीक से इसमें सक्षम युवा आवश्यक है। लेकिन बहुत सारे युवा हमारे ऐसे थे जो स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं खरीद सकते थे। तब हमने तय किया कि कितने ऐसे युवा होंगे, पता लगा 2 करोड़। तो हमने 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य राज्य सरकार का। जो युवा कोचिंग करने के लिए बाहर जाते थे, उनके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था हमने प्रारंभ करवाई। अभ्युदय कोचिंग, जिसमें हमारे युवा अधिकारी बन, जो आईएएस में आप आईएएस बन चुका है, आईपीएस बन चुका है, पीसीएस का अधिकारी जनपद में तैनात है, पीपीएस का अधिकारी जनपद में तैनात है, चिकित्सा अधिकारी के रूप में किसी जनपद में तैनात है, इंजीनियर में अपनी डिग्री लेने के बाद सफलतापूर्वक शासन की किसी योजना के साथ सफलतापूर्वक शासकीय सेवा में आने के बाद इंजीनियर में अपनी इंजीनियरिंग सेवा में अपनी सेवा दे रहा है, या किसी भी सेवा में, ऐसे लोगों की टीम बना करके हम लोगों ने कहा कि आप लोग दोनों फिजिकली और वर्चुअली दोनों प्रकार की कोचिंग चलेगी और उसको हम निःशुल्क करेंगे प्रदेश के युवाओं के लिए। और आज मुझे बता के प्रसन्नता है और कोचिंग प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में या तो प्रारंभ हो चुकी है या होने जा रही है। कमिश्नरी मुख्यालय में हम लोग कोविड के दौरान ही प्रारंभ कर चुके थे, लेकिन बाकी शेष जनपदों में हम लोगों ने प्रारंभ की। और आज अभ्युदय योजना से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं, जो कोचिंग की ट्रेनिंग में है, कोई नीट की, कोई आईआईटी जेईई की, कोई पीसीएस की, कोई पीपीएस की, कोई यूपीएससी की तैयारी